अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सईद अमताज शाह। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं मौजूद हूँ अनस भाई के साथ और आज हम इनकी गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं, जो कि है टोयोटा प्राडो 70 सीरीज 5 डोर वाली। और फर्दर इन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कब इन्होंने ये गाड़ी ली, कैसे ली, क्या परचेज डिसीजन रहा है और ओवरऑल जो हम अपने तमाम कंज्यूमर रिव्यू से पूछते हैं। सो कैसे हैं अनस भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह करम अब्बास, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई। जज़ाकल्लाह सर, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अनस भाई ये बताएं, गाड़ी कौन सी है आपकी? यार ये 70 सीरीज है टोयोटा की। ठीक है। ये 70 सीरीज बड़ी कामयाब इसका वर्जन समझा जाता है लैंड क्रूजर्स के अंदर। ठीक है। दिस इज क्वाइट अ वेरी सिंपल कार। अब भी जो टोयोटा इसको बनाता है उसी तरीके से बनाता है जिस तरह से इसको शुरू में बनाता है। सिर्फ इसके अंदर इंजन के अंदर उन्होंने अपग्रेडेशन की है, बाकी जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। ऑटो आपको मिलती है इसके अंदर और आपको मैनुअल मिलती है। ऑटो जो है वो इसके अंदर 4 गियर्स में आती है और जो मैनुअल है तकरीबन 4-5 दोनों में आती है। अच्छा। इट स्टार्टेड लाइक अराउंड 84 में 70 सीरीज इन्होंने बनानी स्टार्ट की थी टोयोटा 1984 से और अब तक इट्स लाइक 2022 अभी। लेकिन मेरे ख्याल से इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल्स हैं, वो तो मेरा ख्याल से सिर्फ इंपोर्टेड वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। जी। और लोकली तो यहाँ पे ये गाड़ी है नहीं। उसके साथ क्या नाम है, ये गाड़ी लोकली सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मतलब कह लें आप समझते हैं इस गाड़ी को, वो सऊदीयन या गल्फ वाले जो हैं वहाँ पे समझी जाती है। उसके अंदर इनके पास एक 2009 के बाद 99 के इन्होंने पिकअप और 2009 के बाद जो इन्होंने एक पिकअप वेरिएंट इसमें डाला था, जो उसके अंदर डबल कैबिन है और फिर उसके अंदर पिकअप है। वो अरबों की बड़ी फेवरेट है। बिल्कुल। और कुछ गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में भी हैं, कुछ लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं उसके ऊपर जी। और कुछ लोग मेरा ख्याल से इसको पुरानी गाड़ी को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, फेसलिफ्ट कर लेते हैं। इसका फेसलिफ्ट बहुत आसान है। जैसे इसका अब आप इससे कंपेयर कर लें तो पहले आपको उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस बता दूं। ये आई है 84 में और उसके बाद 92 में इन्होंने इसको 2.4 टर्बो के अंदर लॉन्च किया था सबसे पहले 5 डोर को, जो एज अ कार जो है ना बड़ी पसंद की गई। लेकिन इंजन वाइज वो बहुत कम उसका वो था, क्या कह सकते हैं कि हम उसका जो इंजन था वो गाड़ी के लिहाज से बहुत छोटा था। ठीक है। तो वो काफी जो है ना उसका बैकलैश आया टोयोटा के बाद। तो उन्होंने 2093 में दे स्विच टू 1KZ। तो फिर 1KZ जब आया तो उसको थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा डैशबोर्ड में लगा चेंज किया, वरना जो पहले जो 90s के बाद 93 तक आई है बड़े सिंपल सा स्क्वायरिश जो डैशबोर्ड है उसका। बिल्कुल नहीं, इसका तो डैशबोर्ड काफी क्या नाम है आज के जमाने में भी देखा जाए तो काफी मॉडर्न लगता है। जी। तो ये काफी इन्होंने थोड़ा सा इसमें गोलाई शेप में इसको डालना स्टार्ट किया, लगाना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा लग्जरी लुक देना, लग्जरी स्टार्ट किया। ये 3000 सीसी ओरिजिनल 1KZ है, टर्बो है। इसका जो टॉर्क है वो तकरीबन 343 है और इसकी जो हॉर्स पावर तकरीबन 145 मैक्सिमम है। ठीक है। इसका जो वेट है, आई स्टिल बिलीव कि ये ओरिजिनल 1KZ है और उसके लिहाज से इसका वेट तकरीबन 2 टन के करीब है। ठीक है। अब 2 टन के ऊपर आप इसके ऊपर 2 टन का वेट है गाड़ी का, उसके बाद अगर इसमें 7-8 लोग बैठ जाते हैं तो ये काफी गाड़ी उठती है। तो अब जो नया जो उसके वेरिएंट्स हैं, जो नए वर्जन है उसके अंदर, वो तकरीबन 4000 से ऊपर के। अच्छा। अब वो 4000 सीसी से ऊपर के टर्बो में और दे आर वेरी मच फाइन। तो मतलब आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, अगर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इट्स अ 7 सीटर कार और अगर आप इस पे 7 सीटर फुली ऑक्यूपाइड करते हैं तो ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर हो जाती है। अगर इंजन इज इन अ वेरी गुड कंडीशन तो आपको महसूस नहीं होगा। सही। लेकिन जरा सा भी इंजन इसके अंदर देखिए, ये 4 सिलेंडर 9 पिस्टन है। ठीक है। अब हम देखते हैं गाड़ियों के अंदर 4 सिलेंडर गाड़ियाँ आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मार्क एक्स उठा लें, V6 है। सो इस लेंथ के साथ, इस हाइट के साथ, इस हजम के साथ, वेट के साथ कम से कम पहले दिन से ये V6 होनी चाहिए। सही है। ठीक है ना, ताकि आपको महसूस बिल्कुल भी ना हो। सही है। अगर 2.4 अगर आपने उसकी कभी आप रिव्यू करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें मैं बैठा भी क्यों।
सही वो है। इतनी घुटती है, और अगर उसका इंजन थोड़ा सा ही वीक हो जाए और उसका टर्बो काम करना बंद कर दे तो समझ लें कि आप वो रिक्शे को भी नहीं मार दे सकते। अच्छा, उसके इतने बुरे हालात हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अनस भाई, ये मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है कि आपने एक परचेज डिसीजन लिया होगा, जब भी आप ये ले रहे होंगे आप उस समझदार भी हैं। इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी और आपने इस गाड़ी के ऊपर क्यों स्विच किया? मतलब कैसे आपका ये वाली गाड़ी परचेज डिसीजन बनी? अच्छा, मैं हमेशा आप जानते हैं मैं काफ़ी ओल्ड स्कूल हूँ गाड़ियों के मामले में। जी जी। मुझे हमेशा पुरानी पुरानी चीज़ रखने की आदत है। इससे जी। पहले भी मैं ओल्डीज ही चलाता था, जी, जी। और अभी मैं कभी भी जो है, आप मुझे देखें मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल इस तरह के वर्जन की गाड़ियाँ नहीं होंगी। मैं आप फेसबुक पे चेक करें तो मैं हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक कार्स बोलता हूँ। जी जी। इस गाड़ी को लेने का मकसद से इतना सा था कि एक तो मेरी ऑफ रोडिंग थी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। मुझे ट्रैवल होना पड़ता है, फिर मैं कुछ सामान भी कैरी आराम से हो जाता है इसके अंदर, तो मुझे उस पर यही मेरी प्रेफरेंस थी। सही जितनी है। भी इसके कंपैरेटिवली मैं अगर एसयूवीज देख रहा था तो मोस्ट ऑफ द एसयूवीज इवन द सर्व एंड अदर दे वर सब एक्सेल थी। ठीक है। 4x4 की जब आप बात करते हैं, अब जो नई 4x4 हैं जी। वो सब एक्सेल में आती है। सही है। ये वाहिद वर्जन है टोयोटा का जो डिफरेंशियल्स में आता है आगे पीछे। ठीक है। अब एक्सेल हम गाड़ियों में इतने टूटते हैं कि हमें कंप्लेन्स आती हैं, तो आप सोचें कि हमें इसकी कितनी कंप्लेन्स आ सकती हैं कि तो 4x4 है। ठीक है। तो ये मुझे हमेशा मैंने बड़ी R&D की, और फिर इसके हमने मेरे पार्ट्स वगैरह का जब मैंने एनालाइज किया बाकी कंपैरेटिवली कार्स के साथ, इसके ब्रेक पैड जो हैं वो आप सिविक से सस्ते हैं। सही है। ठीक है ना? ठीक तो है। ये मेंटेनेंस वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन गाड़ियों और ओरिजिनल एसयूवी जो आप आज के मॉडल है उसमें बहुत सस्ती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मैंने R&D करनी स्टार्ट की, इसकी यहाँ मैं टेल लाइट्स चेंज कराया था। सही तो है। इसकी ओरिजिनल टेल लाइट जब मैंने इंक्वायरी की तो तकरीबन 14,000 रुपये की ओरिजिनल टेल लाइट्स पड़ रही है। तो आप ठीक ये है। सोचेंगे नॉमिनल है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। तो पार्ट इसका टोयोटा का, दूसरी मजे की बात ये टोयोटा का बहुत सारा जो पार्ट है ना वो यूनिवर्सल होता है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। किसी में भी लग जाता है, गाड़ी में भी लग जाता है, एसयूवी में भी लग जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत एज अ कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी है, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है, ठीक। और स्पेशली व्हेन इट्स कम टू दी पार्ट्स, आपको आराम से इसका पार्ट्स अवेलेबल है, हर जगह इसका पार्ट्स अवेलेबल है। आप चाहे कबाड़ में देख लें, काफी पार्ट देख लें, सारा पार्ट इसका आता है। अभी जैसे कि अभी तक टोयोटा अभी तक बनाती तो वो एक ही गाड़ी है, उसका सही। पार्ट आप नए में लगाते हैं, पुराने में लगाते हैं। टोयोटा तो खैर क्या नाम है, ये है कि उनका पार्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तमाम जितनी भी उनकी ऑलमोस्ट गाड़ियां हैं सभी का। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने ली कब थी गाड़ी? मैंने इसको ली थी तकरीबन, मुझे इसको 2.5 साल होने लगे हैं इसको मैंने लिए हुए, मेरा ख्याल से। मतलब 2019 जी जी, तकरीबन मतलब 18-19 में ली थी आपने? 20 में मैंने नहीं, मैंने उसको 20 में लिए तकरीबन ना 20 के अंदर। ठीक है। तो अब मुझे इसको अच्छा खासा टाइम हो गया, बीच में मैंने इसका इंजन भी ओवरऑल करवाया था। अच्छा, आपकी सॉरी बात काटूंगा, जी। मुझे ये बताएं कि आपने 20 में ली कितने किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर दी? यार बड़ा कॉन्फिडेंशियल सवाल है। तो ये मेरे लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंशियल सवाल है। हाँ, मतलब तो- कि क्योंकि मैं भी आपसे पूछता रहा था कि ग्राम में कितने में, हाँ, आपने क्लियरली ये उस टाइम पे नहीं बताया था। उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, ये मैंने जब ली है उस वक्त ये मुझे तकरीबन 14.5 की पड़ी थी। सही है। ठीक है ना? अभी तो इनकी प्राइसेस आर लाइक वे टू हाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी जो है ना, आप इसको लेने जाए मार्केट में तो आपको ये 24-25 के ब्रैकेट में मिलती है, अच्छी साफ सुथरी गाड़ी। बिल्कुल सही है। अच्छा अभी मुझे आप ये बताएं कि अभी आप जाहिर सी बात, अभी आपसे मेरे कुछ अर्से पहले बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि इसका आपने पूरा इंजन और आई गेस सस्पेंशन भी ओवरऑल करवाया है। जब आपने लिया था उस टाइम पे भी अच्छी कंडीशन का था, लेकिन जाहिर सी बात है उस टाइम पे थोड़ा बहुत उसमें जाहिर सी बात है जब आप कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो आपने पूरा इंजन सस्पेंशन ओवरऑल कराया, इंजन ओवरऑल करवाया, और मेरे ख्याल से इस बात को भी गालिबन कोई साल भर तो हो गया साल है। भर हो गया। तो उस वक्त क्या कॉस्ट आई थी आपको, मतलब इसको पूरे इंजन को ओवरऑल करवाने के अंदर? यार उस वक्त मुझे तकरीबन आप सोचेंगे 1 साल पहले कॉस्ट भी लाइक 2.5 लाख के करीब इसका मुझे कॉस्ट पड़ा था। ठीक है। तो अगर मैं मिसलिनियस मिला तो 275 ही आप कर लें इसको। ठीक है। तो लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया था कि यार इसको आप स्वैप कर लें इंजन, इसको दोबारा से दूसरा इसका इंजन डाल दें, लेकिन अब वो काफी चला हुआ है, कितना चला हुआ है, किस तरह से चला है, किसने चलाया, तो मैं इस बात को प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी का इंजन जो है ना खुद ही, अगर मैंने खराब है तो उसको ओवरऑल कर लूँ। इतना मसला नहीं करा था, लेकिन उसमें मुझे लगता था कि इसके अंदर घुटन बहुत है, तो मैंने इस ठीक है। वजह से इसको कोशिश की कि इसको मैं
ओवरऑल करा लूं। उसके बाद कोई आपने इसका मतलब फर्क देखा, मतलब जब ये बहुत आपने फर्क महसूस हुआ। फिर उसके बाद मुझे देखिए डीजल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डीजल की मेंटेनेंस है। बिल्कुल हमारे पास जो है ना मेंटेनेंस का वैसे भी एज अ नेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, रगड़ते रहे हम लोग। रगड़ते रहते हैं हम। अब डीजल है, आप लोग कहते हैं कि उसको 5000 के ऊपर उसका ऑयल चेंज करें। मैं तो 5000 के ऊपर ऑयल कभी नहीं चेंज करता। मैं इसका हमेशा 3-3.5 मैक्सिमम उस पर ऑयल चेंज करता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ लुब्रिकेंट बाहर से मंगवाता हूँ, वो भी इसके अंदर यूज करता हूँ। तो ठीक ये है। हमेशा इसको बहुत मेंटेन तरीके से, ना इसको मैं ज्यादा स्पीड अप करता हूँ, इसलिए कि एसयूवी है, इसका वेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप जितनी भी एसयूवी उठा लें, आप 100 के ऊपर आप जाएं, उसकी ब्रेकिंग वैसे ही काम नहीं करती है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना। वो अगर आपने यहाँ रोकी है, तकरीबन आपको वो बिल्कुल। 20-25 किलो वो फुट के बाद जाके उसकी ब्रेकिंग काम करेगी। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको ज्यादा स्पीड अप करें। सही है। और जाहिर सी मतलब पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी इज नॉट फॉर लाइक मतलब आप उसको मतलब एक्सीटर पे रख दिया, आप भगाए जा रहे हैं। एसयूवीज आर नॉट मेंट फॉर रेस ना यार। बिल्कुल ऐसे वो ही है। वैसे भी ऑफ रोडिंग के लिए, इस तरह की चीजों के लिए आप उसको आराम से चलाएं। आप रोजाना एसयूवी है तो आप उसका रोजाना पानी चेक करें, उसका रोजाना ऑयल चेक करें। चाहे आपने कल नहीं, पुरानी गाड़ी तो बहरहाल जाहिर सी बात है वो मेंटेनेंस मांगती भी है और आपको करनी ही पड़ती है। जैसे मतलब एक बच्चे की तरह होती है, उसके नखरे उठाने पड़ते हैं आपको। लेकिन ये है कि फिर वो आपको सपोर्ट भी करती है। और मतलब ऐसी बात है कि बाद लोगों को जैसे आपने जैसे कहा कि क्या नाम है, आपको सिर्फ पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। और बहरहाल कुछ भी है कि पुरानी गाड़ियाँ मेरे नज़दीक भी इज मोर रिलायबल देन टुडेज कार। एब्सोल्युटली। तो ये कि अच्छी चीज़ है ये। आप इस पैसे के अंदर अगर आप हमको इस वक्त इसकी वर्थ तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर की वर्थ है इनकी। अगर आप इसमें देखें, इस क्वालिटी के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर कौन सी नई गाड़ी है जो आपको मिलेगी? एसयूवी से मिल ही नहीं सकती। और अगर नई भी हम गाड़ी देखते हैं तो लोकल असम्बल्ड है, तो उसका तो उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो बिल्कुल कागज की उनकी हालात हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये इट लुक्स लाइक अ रियल पीस के सामने आ रहा है भाई, कोई चीज़ आ रही है सामने, उसकी बिल्कुल वेट है, उसका फील है, आपको सब कुछ उसके अंदर महसूस होता है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो मतलब उस टाइम के हिसाब से जाहिर सी बात है इट्स एन ओल्ड कार, लेकिन फिर भी ये कि इसमें उस टाइम पे भी बहुत, क्योंकि एक लग्जरी कार्स के अंदर ये गाड़ियाँ आती थी उस टाइम की। जाहिर सी बात है आज की प्राडो है वो भी आज की लग्जरी एक कार है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लग्जरी फीचर्स हैं जो कि और गाड़ियों में नहीं है। उस टाइम के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर क्या फीचर्स आपको दिए जाते थे? यार उस वक्त के लिहाज से और इस वक्त अगर कंपेयर करें तो एसयूवीज कभी भी आपको लग्जरी आप उसको काउंट नहीं कर सकते। एसयूवी मतलब आप समझ लें गाड़ी की 6 घंटे की ड्राइव और एसयूवी की 2 घंटे की ड्राइव बराबर है। बिल्कुल ऐसे। ये आपको बहुत थकाती है। बिल्कुल ऐसे ही। एसयूवी हमेशा आपको बहुत थकाती है। हीटेड सीट का ऑप्शन है इसके अंदर। उस जमाने पहली मरतबा इन्होंने सस्पेंशन को ऑटो सस्पेंशन दिया था कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से। एडजस्टेबल सस्पेंशन था। एडजस्टेबल सस्पेंशन है। एडजस्टेबल सीट्स है इसकी। 7 सीटर है। पीछे भी इसके अंदर हीटर का ऑप्शन है इसके अंदर पीछे यहाँ पे। अच्छा, एसी नहीं आएगा पीछे? पीछे एसी नहीं है। उसमें TX में आना स्टार्ट हुआ था। जो 96 के बाद जो मॉडल उसमें आने स्टार्ट हुए थे। सही है। हीटर इसमें अलबत्ता इसके नीचे मौजूद है। ठीक है। ग्लव बॉक्स है इसके अंदर। आप बाकी इसमें टूल्स वगैरह और बाकी सारी चीजें बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। पीछे इसका बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है। अगर आप सीट्स फोल्ड कर दें तो आप बहुत सारी चीजें वैसे भी आराम से उसको रख सकते हैं। एसी है इसके अंदर। आई नो के अगर उसकी डिस्टेंस वाइज एसी की जो होनी चाहिए पीछे भी होना चाहिए, वो नहीं दिया उन्होंने उस जमाने में। बिल्कुल। बाकी फीचर्स वाइज और सनरूफ भी है। सनरूफ भी इसके अंदर मौजूद है। SX मॉडल है तो उसमें सनरूफ मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो बेसिक और अच्छी नेसेसिटी के लिहाज से, पावर विंडोज आपके साथ मौजूद हैं, तमाम चीज़ें तो ये आपके लिए एज एसयूवी इन्होंने इसके अंदर दी हैं, जो आजकल एक नॉर्मल गाड़ी में मौजूद होती ही होती है। सही है, सही है। अच्छा नजर, मुझे ये बताएं कि इसकी प्रोडक्ट मेंटेनेंस जो है वो क्या कॉस्ट करती है आपको? मतलब आपने जैसे पहले बताया था कि क्या नाम है 3-3.5 हज़ार किलोमीटर भी आप इसका ऑयल चेंज कराते हैं, तो क्या इसकी मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आती है आपकी? यार तकरीबन 750-600 का इसका जो है ना ऑयल फिल्टर है। 650-700 का। हाँ, तो अगर आप डालते हैं, मेरे ख्याल से टोयोटा का भी इतना ही होगा, मेरे ख्याल से गाड़ियों का भी। सही। और बस इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। ये तकरीबन 7.5 जो है ना, ओरिजिनली अगर आपने पहले ही मरतबा ऑयल डालना है तो 8 पे जाती है, वरना में 7.5 लीटर ऑयल इसके अंदर जाता है।
सही है। दैट्स इट। और फिर अगर आप उसको एयर फिल्टर तक मैं उसको 6-6.5 पे चेंज करता हूँ। सेकेंड है 1000 किलोमीटर के पास ये टर्बो है। टोटल मतलब कॉम्बिनेशन के साथ मतलब एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये आपको क्या कॉस्ट करता है टोटल? कोई आपने यार तकरीबन आप ऑयल के बाद डिपेंड, ऑयल काफी महंगा हो गया है। तकरीबन मुझे अगर मैं इसमें डालता हूँ डीलो डालता हूँ तकरीबन मुझे ये 4500 से ऊपर का ऑयल पड़ जाता है 8 लीटर। ठीक है। और उसके साथ मुझे इसके एक एयर फिल्टर 600 का पड़ जाता है। और उसके बाद तकरीबन ये मुझे 6000 रुपए की मेंटेनेंस की पड़ जाती है। नॉमिनल है, वेरी नॉमिनल है। बहुत अच्छा। एयर फिल्टर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर के साथ 6000 रुपये आपको आराम से पड़ जाती है। सही है, बहुत नॉमिनल है। बहुत सारे लोग इस गाड़ी की माइलेज की बात हमने नहीं की। बहुत सारे लोग इसकी माइलेज कहते हैं कि कोई 10-12 किलोमीटर है। दैट्स इम्पॉसिबल। मैंने फोरम्स पढ़े, मैंने खुद लोगों से फोरम से पूछा, गोरों से पूछा, सबसे पूछा, जापानीज से पूछा, डिफरेंट जगहों पढ़ा। ये आपको 7-8 शहर के अंदर 7-8 देती है मैक्सिमम। ठीक है, हाईवे पे चले जाएं तो आपको 1-1.5 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई बोलता है 12-13 किलोमीटर देती है तो ये दे ही नहीं सकती। सही है। आप उसकी किसी सूरत में दे सकती। या तो आपने उसको इंजन को स्वैप करके बड़ा इंजन लगाया हो, उसकी अलग परफॉर्मेंस हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये 1KZ है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स उस जमाने पहली मरतबा डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर्स इन्होंने दिए इसके अंदर। सही है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट विद दिस गाय। उसमें काफ़ी चीज़ें टेस्ट हो रही थी उस जमाने में 4x4 के ऊपर। ये 94 का आखिरी वर्जन है जो इन्होंने सबसे अपग्रेडेड वर्जन उन्होंने इस मॉडल के अंदर दिया था 1KZ वर्जन के अंदर। सही। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आपको उसकी माइलेज अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई मैं इसको आम उसमें रखना चाहता हूँ, रूटीन में मतलब चलाना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप उसको बाकी सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली करें तो फिर मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड कार। जज़ाकल्लाह अनस भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अब्दाल, आपने मुझे आज इस गाड़ी के रिव्यू के लिए बुलाया। रियली एंजॉयड द राइड। कोई मसले वाली बात नहीं है सर, जज़ाकल्लाह आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को भी कि क्या नाम है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनेबल द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।